बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज 9 फरवरी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। तोशाखाना केस में उन पर और उनकी अहलिया पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और फिर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी समाअत की रफ्तार जो है वो गैर मामूली तौर पर तेज़ होती नज़र आ रही है। आगे क्या हो सकता है? और ये जो मैं कह रहा हूँ कि आज कोई अच्छा दिन नहीं था, इससे जुड़े हक़ाइक़ जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और फिर इनकी बोलती बंद हो गई है। जनाब जेल में बड़ी बड़के मारा करते थे। मैं जनाब पाकिस्तान वापस जाके, जब अमेरिका के दौरे पे थे, पाकिस्तान वापस जाके इनके चोरों के, डाकुओं के मैं एसी उतरवाऊँगा। अब उनसे बोला नहीं जा रहा। ये काज़ी साहब का खौफ है या नवाज शरीफ का खौफ है, और नवाज शरीफ के लिए मुस्तकबिल में खैर ही खैर नज़र आ रही है। और कल जो 7 रुकनी बेंच ने 62(1)F के हवाले से फैसला दिया था, ताहजात नहली के हवाले से, उस पर मैंने कल भी इलाग भी किया था। उसके कुछ पोशीदा पहलू जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब। उनके लिए भी कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ आज का जो दिन था ये। और एजाज अल हसन साहब जो हैं वो मुज़ाहिर नकवी साहब की हिमायत में एक दफ़ा फिर मैदान में आ गए हैं। पहले तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब की बात कर लेते हैं। वो उनका जो केस है सुप्रीम जस्टिस काउंसिल के खिलाफ, वो सुन रहे हैं जनाब मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा पर मुश्तमिल बेंच सुन रहा है। और ये इन्होंने पहले भी दरख्वास्त की थी, अदालत से इस्तदा की थी 15 दिसंबर को कि जनाब ये जो सुप्रीम जस्टिस काउंसिल की कार्रवाई है ना, ये रोक दी जाए। लेकिन उस वक्त भी इनकी सज़ा मुस्तरद हो गई थी। अब इन्होंने फिर ये दरख्वास्त की कि जनाब जो सुप्रीम जस्टिस काउंसिल की कार्रवाई है वो रोक दी जाए, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया जाए। इस हुक्म इम्तनाई की जो दरख्वास्त थी, इस पर कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया फाजिल बेंच ने, और थोड़ी देर बाद उन्होंने वो जो हुक्म इम्तनाई जारी करने की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी और फिर मज़ीद समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जबकि 11 जनवरी को सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में इस केस की जो है समाअत है, जो इनके खिलाफ शिकायत है मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ, उनकी समाअत जो है वो मुकर्रर है। यानी अगर हुक्म इम्तनाई नहीं होता तो सुप्रीम जस्टिस काउंसिल जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी, जारी रखेगी। पहले भी जारी रखी हुई है उन्होंने, 2 शोकाज नोटिस जारी हुए ना इनको। और दूसरे शोकाज नोटिस से, पहले शोकाज नोटिस में जो 3/2 से आया था, 3 जजों ने शोकाज नोटिस से इत्तफाक किया था। जो इब्तिदा में शिकायत आई थी उस पर जो इब्तिदाई कार्रवाई थी उसमें और फिर 2 जजों ने कहा था जनाब हमें ज़रा टाइम दे दें। उसमें अमीर भट्टी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने, और जस्टिस एजाज अल हसन साहब ने। उसके बाद जो दूसरा शोकाज नोटिस दिया गया उसमें फिर एजाज अल हसन साहब जो हैं वो अकेले रह गए। 4 जजों ने इससे इत्तफाक किया कि जनाब इनको शोकाज नोटिस दिया जाना चाहिए, और एजाज अल हसन साहब ने उससे इत्तफाक नहीं किया था और उनका जनाब मैं अपना अलग नोट दूंगा। पहले तो देख लें अमीनुद्दीन खान साहब वाला जो बेंच है उसके सामने जो कार्रवाई है, ये 2 दिन एक ही नुक्ते पे बहस होती रही है। जो बेंच है वो ये कह रहा था कि आपने जो शिकायत कनिंदगान है मियाँ दाऊद वगैरह, उनको फ्रीक नहीं बनाया। तो ये कह रहे थे जनाब फ्रीक बनाने की ज़रूरत नहीं है। मखदूम अली खान इनके जो वकील हैं उनके जनाब उन्होंने बदनीति से ये दरखास्तें हमारे खिलाफ जो शिकायत फाइल की हुई हैं और उनका किरदार ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए इनको फ्रीक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर बेंच ने ये कहा कि जनाब आपने इनको फ्रीक नहीं बनाया, लेकिन उन पर आप बदनीयती का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। तो फिर कल को अगर आपकी दरखास्त मंजूर हो जाती है तो वो सारे लोग तो इंट्रा कोर्ट अपीलों में आ जाएंगे, या फिर सुप्रीम जस्टिस काउंसिल अगर आपके खिलाफ इल्ज़ामात मुस्तरद करती है तो फिर भी वो लोग जो हैं वो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में वो दरखास्तें लेके आ जाएंगे। तो ये उनको फ्रीक बनाना ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा कि जनाब जो शिकायत करिंदा होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी होती है। अगर उसने झूठ बोला हो और जब जज को बदनाम करने की कोशिश की हो, और फिर जिन रूल्स का आप हवाला दे रहे हैं तो बड़ा महदूद किरदार होता है शिकायत करिंदा का, तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसी गुमनाम दरखास्त पे कार्रवाई नहीं हो सकती, सिर्फ उसी शिकायत पे कार्रवाई हो सकती है जिसमें जो शिकायत करने वाला है वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो ज़ाहिर करे
जनाब मैं फलां हूँ, फिर कार्रवाई हो सकती है। और आप कहते हैं कि और फिर जजों ने कहा जनाब उनको फ्रीक बनाएं, जो भी शिकायत करिंदा हैं सिविल जस्टिस काउंसिल में आपके खिलाफ, उन सबको आप फ्रीक बनाएं। और फिर समाअत मुलतवी कर दी। इस गैर महीना मुद्दत का मतलब ये नहीं है कि ये शायद हफ्तों के लिए मुलतवी हो गई है। ये जब ये तरमीम करके तरमीमी दरखास्त फाइल कर दें कि उनको फ्रीक बना के, तो ये केस लग जाएगा। ये कोई हफ्तों या महीनों की बात नहीं है कि जनाब उतनी देर तक के लिए ये पेंडिंग पड़ रहा है जितनी देर तक सुप्रीम जस्टिस काउंसिल कार्रवाई नहीं कर देती। और सुप्रीम जस्टिस काउंसिल ने 11 तारीख को इस पर जो कार्रवाई है वो करनी। और एजाज अली हसन साहब ऐसे मैदान में आए हैं कि एजाज अली हसन साहब, मैंने पहले अर्ज किया कि एजाज अली हसन साहब ने जो शोकाज नोटिस जारी हुआ था, दूसरा शोकाज नोटिस, पहले में तो उन्होंने टाइम मांगा था ना कि मैं ज़रा जायज़ा ले लूँ रिकॉर्ड का, और जो दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया गया था उससे उन्होंने इख्तलाफ किया था और उन्होंने कहा था मैं अपना इख्तलाफी नोट जारी करूँगा। अब इख्तलाफी नोट उन्होंने जारी कर दिया है। और जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हामी हैं, ख़ासतौर पर PTI वाले जो हैं, PTI वाले पता नहीं क्यों हामी ने, मैंने समझ नहीं आ रही, हालांकि ये करप्शन के खिलाफ बड़ियां गल्लां करते होंगे सी कि हर इल्ज़ाम की इंक्वायरी होनी चाहिए। हुणे अजीब होर तरह दी गल्लां कर रहे हैं। मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले के नाल इन्हां दा बिल्कुल ही नुक्ता नज़र अलग। तो वो तासर देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो एजाज अली हसन साहब ने नोट लिख दिया है ना, वो बड़ा ममबूकाट है। तो जनाब बाकी जो सुप्रीम जस्टिस काउंसिल है उसको शायद इतफाक करना पड़े उससे। ऐसे मुदल्लल जो है नोट में उन्होंने बातें की हैं, भाई मेरे क्या, वो 4 सफ़ात का शायद नोट है और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उनका जनाब जो शिकायत कनिंदगान है इनकी जो बातें हैं, सुनी सुनाई बातों पे लग रहा है कि जनाब इन्होंने वो दायर कर दिए हैं रेफरेंस। और फिर वो कहते हैं जनाब वो ज़्यादातर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जनाब इन्होंने जो जायदादें हैं वो कम कीमत पर खरीदी हैं। इल्ज़ामात और भी हैं, टेपो शेपों वाले ये वो सारे और भी इल्ज़ामात हैं, जानबदारी के इल्ज़ामात भी हैं, तसब के इल्ज़ामात भी हैं। और फिर वो कहते हैं जनाब उनके साथ कोई ठोस शवाहद नहीं लगे हुए दरखास्तों के साथ, एमी वसवा में हैं। और फिर वो एक जो बात उन्होंने की है कि जनाब जो शोकाज नोटिस जारी करने का जो प्रोसेस है सुप्रीम जस्टिस काउंसिल का, उसको फॉलो नहीं किया गया। यानी शोकाज नोटिस जारी करने से पहले कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। और उनका ये कहना है एजाज अली हसन साहब का कि जनाब शोकाज नोटिस जारी करने से पहले जो जज हैं जिनके खिलाफ शिकायत हैं उनको सुना जाना चाहिए था, लेकिन उनको सुना नहीं गया। डायरेक्ट शोकाज नोटिस नहीं दिया जा सकता, वो ये कह रहे हैं। और इस इख्तलाफी नोट की इसलिए अहमियत नहीं है कि जिस दिन सुप्रीम जस्टिस काउंसिल की कार्रवाई हुई थी, जब इन्होंने जिस दिन शोकाज नोटिस जारी हुआ था और इन्होंने इख्तलाफ किया था, उस दिन समझ आ गई थी इन्होंने क्या करना है। 4 जो है उन्होंने इनके जो दलाइल थे, ये जो अब तहरीरी तौर पे दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में जो इनके दलाइल थे वो मुस्तरद कर दिए थे। तो मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं इनकी जो कश्ती है वो भंवर में फंसी हुई है और चांसेस कम लग रहे हैं बच के निकलने की। और फिर अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान साहब से लोगों ने पूछा वो जो 7 रुकनी बेंच का फैसला है, ताहजात नहली वाला फैसला जिसको कहते हैं, जिसको नवाज शरीफ से भी जोड़ा जा रहा है कि उनकी ताहजात नहली जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इकरार दे दिया हुआ था कि जनाब वो ताहजात नहल हैं, इसलिए कानून की कोई हैसियत नहीं थी। तो वो जो फैसला था 5 रुकनी बेंच का वो ख़त्म कर दिया। वो सिर्फ नवाज शरीफ को, लंदन प्लान, उससे सिर्फ नवाज शरीफ को थोड़ा फ़ायदा हुआ, वो तो तमाम सियासतदानों को फ़ायदा हुआ है। और एक आमरीत की जो निशानी थी ना, अमलन, जो मैंने कहा ना कि उसके अंदर भी कुछ पोशीदा चीज़ें हैं, अमलन वो आमरीत की निशानी जो है उससे उज़्व मुअत्तल बना दिया है इस फैसले ने। अच्छा चलो खैर, जेल में उनसे पूछा गया इमरान खान साहब से कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। उनका जनाब मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा जनाब क्या आप समझते हैं कि आगे जाके आपको भी इस जजमेंट से कोई फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने कहा जनाब मैं इस पर बात ही नहीं करूँगा। और फिर उनका जनाब ये जो इनके खिलाफ रेफरेंस थे वो मैंने तो नहीं बनाए थे, वो पहली हुकूमतों ने बनाए हुए थे। भाई मेरे, वो जो जवेद इकबाल था चेयरमैन नैब, उसके साथ किसकी गाड़ी चलती थी, तैयबा गुल की वीडियोस दिखा के कौन उसको ब्लैकमेल कर रहा था। आपके वजीर एक दिन पहले कह देते थे कि आज फलां गिरफ्तार हो जाएगा, आज फलां गिरफ्तार हो जाएगा। चौधरी शुगर मिल वाला केस कैसे बना, वो जो रमज़ान शुगर मिल गंदे नाले वाला केस था वो कैसे बना, और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस बने, FIA वाले जो केस बने,
नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल वाला जो केस बना, जो गिरफ्तार हुआ और जिसमें मरीम नवाज भी गिरफ्तार हुई, मरीम नवाज को किसने बुलाया था नैब पंजाब में? जब वो पहुंची थी तो शायद कारकुन बड़ी तादाद में पहुंच गए थे और फिर ये भाग गए थे, दरवाजे नहीं खोल रहे थे। उन्होंने कहा जनाब दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हैं। मौलाना फजल रहमान को शोकाज नोटिस कौन दिलवाता था? यानी इंडिया झूठा आदमी है, मैंने तो कुछ नहीं किया। यानी ये लग रहा है कि ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ के कहने पे सारा कुछ हो रहा है जो मेरे खिलाफ हो रहा है, तो मैं अपनी सफाई दे दूं कि ना मैंने कुछ नहीं किया। और फिर इस पे शायद इसको फैसला पसंद नहीं आया, हालांकि वो जो फैसला है बिल्कुल आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तो अब उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब फ़ायदा भी इसको होना है, ना सिर्फ इसको बल्कि तमाम सियासतदानों को इसका फ़ायदा होना है। कल भी मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि जो फैसले का नुक्ता नंबर 5 है वो बड़े दूरस्थ नताइज का हामिल है। शायद मैं अच्छे तरीके से उसकी वजाहत नहीं कर सका। बहुत सारे लोगों ने उस हवाले से मज़ीद सवालात पूछे हैं और उन सवालात को तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं जो सवालात हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f है ना, ये मार्शल लॉ की निशानी है। 1985 में ज़िया-उल हक ने ये आर्टिकल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। ना सिर्फ ये बल्कि 62(1)(d), 62(1)(e), 62(1)(g, ये तमाम आर्टिकल जो हैं ये उन्होंने शामिल, और इसको सियासतदानों के खिलाफ उनकी नाहली के लिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब जो मैंने कह रहा हूँ ना, जो नुक्ता नंबर 5 है वो बड़ा अहम है। वो कैसे अहम है कि पहले तो अदालत ने ये बताया कि जनाब जो 62(1)(f के तहत किसी को नाअहल करार देना होता है तो सादक और अमीन ना होने का जो सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन है, जो डिक्लेरेशन का लफ्ज़ है वहाँ पे, वो कोई अदालत कोर्ट ऑफ लॉ उसने डिक्लेरेशन देना होता है, फिर उसने नाअहल होना होता है। वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकल है इससे ये पता नहीं चल सकता, ये खुदकार तरीके से इसका नफाज नहीं हो सकता। कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए उसको सादक और अमीन ना होने का वो डिक्लेरेशन पहले मिलना चाहिए। तो उनका जनाब ये कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है, कोई नहीं पता। 7 रुकनी बेंच ने ये करार दिया है कि कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई सिविल कोर्ट, कोई रिटर्निंग अफसर, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस वक्त कोर्ट ऑफ लॉ की हैसियत नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि जो भी फैसले 62(1)(f के तहत आए हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और जहांगीर तिरनी वाला जो फैसला है, जो आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में नवाज शरीफ वाला फैसला है, उसके बारे में इस जजमेंट के बाद ये हो गया कि वो फैसला तो मौजूद है लेकिन नाकाबिले इतलाक है। वो एक तरह से कह लें फैसला हुआ ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए वो फैसला जो है वो काबिले अमल नहीं है। ये इस जजमेंट से चीज़ सामने आई है। और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके पास ये इख्तियार नहीं होगा मुस्तक़बिल में। मैंने शायद कल भी ये जिक्र किया था कि रेट दरखास्त में या 184 सब आर्टिकल 3 के तहत वो उसको कार्रवाई करके किसी बंदे के खिलाफ उसको नाअहल करार दे दे किसी सियासतदान को, ये इख्तियार अब मुस्तक़बिल में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जो मैं जिक्र कर रहा था ना, खोसा साहब की बात कर रहा था, ये खोसा साहब ने 62(1)(f लगाया था। वो जो बेंच था पनामा वाला जिसमें से कामा निकाला था, उसमें जो 2 जज ने पैंदियां सट्टी ये फैसला कर दिता सी कि जनाब ये 62(1)(f दे सिसलीन माफिया वाली गल यार जी जजमेंट आई सी आसिफ सईद खोसा वाली, उन्होंने तो पहली सट्टी इन्हों 2 जजां ने कहा जनाब ये 62(1)(f दे तहत नाअहल हो गया। बाकी 3 जज ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ जनाब GIT बना ਲੈਂਦੇ ਆ, उन्होंने भी GIT तो बाद फैसला दिता कि जनाब इन्हों के खिलाफ रैफरेंस भी 3 किस्म के बनाओ, एको ही मौजूद दे 3 रैफरेंस बना दो, फिर उसमें बरी हो चुके हुए हैं अपीलों में। बदनीयती का उस वक्त की अदलिया की बदनीयती का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि मैं इसहाक खाकवानी केस का हवाला देता रहता हूँ, समीउल्लाह बलोच वाले केस का हवाला देता रहा हूँ। समीउल्लाह बलोच वाला तो वो नहीं जिसमें 5 जजों ने कहा जनाब इससे मुराद ताहजात नहली है, तो वो जब खाकवानी केस वाला मैं फैसला का जिक्र करता रहता हूँ। और शेख रशीद वाले केस में जो निकात उठाए थे काजी साहब ने, उनका जिक्र करते रहता हूँ। अब इसहाक खाकवानी वाला केस है ना, उसमें जो आसिफ सईद खोसा साहब हैं
انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو آرٹیکل 62(1)(f ہے نا، صادق اور امین والی جو بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ غیر واضح ہے، مبہم بات ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ناقابل عمل ہے. لیکن ابھی اس فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے 62(1)(f لاگو کیا، اور جو صادق اور امین ہے وہ جو غیر واضح تھا وہ واضح ہو گیا، اور 62(1)(f کے تحت سزا سنا دی. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ اب قابل اطلاق نہیں رہا، خوشخبری ہے کہ جناب عامریت کی نشانی ختم ہو گئی ہے، دفن ہو گئی ایک طرح سے. یہ جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، جو آرٹیکلز ہیں نا 62(1)(d) اور E، وہ یہ ہیں کہ جناب اس کا کردار ٹھیک ہو، اسلام کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس کے پاس خاطر خواہ علم ہو، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، اس طرح کے وہ اس میں شرائط جو ہیں وہ ہیں، اور پھر وہ جو اسلامی فرائض ہیں وہ ادا کرتا ہو، اور جو جی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی نظریہ پاکستان کے خلاف کام نہ کیا ہو. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جناب اسلام کے بارے میں اس کے پاس کوئی معلومات ہیں یا نہیں، وہ آروز جو تھے انٹرویو شروع کر دیتے تھے، جناب چھٹا کلمہ سنائیں، دعائے قنوت سنائیں، اور پھر جو نہیں سنا سکتا تھا اس کو نہل کر دیتے تھے. پھر وہ الیکشن ٹریبیونل میں آتا تھا، اور پھر وہ بیچارہ جو کلمہ اس کو نہیں آیا ہوتا تھا یا دعائے قنوت اگر نہیں آئی ہوتی تھی تو پھر یاد کر کے آتا تھا، اور پھر ٹریبیونل پھر سنتے تھے ان سے. اگر آ جاتا تھا تو پھر جناب وہ کہتے ٹھیک ہے جناب آپ کے کاغذات منظور ہیں. وہ جو ہے مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ نے اس پہ ایک ججمنٹ دی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا جو آپ انٹرویو کر کے اس طرح کی باتیں پوچھ کے آپ ان کو نہل کرتے ہیں، جناب یہ تو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں رہی ہیں، یہ آرو کا کام نہیں ہے، یہ پوچھا ہی نہیں جا سکتا. یعنی جو 62 کے یہ آرٹیکلز ہیں جن کے تحت نہالیاں ہوتی تھیں، جن میں 62(1)(f بھی اب شامل ہو گیا ہے، کیونکہ اب جو 7 رکنی بینچ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک قانون نہیں بن جاتا کہ کورٹ آف لا کون سی ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے کاروائی کرے گی، شفاف ٹرائل جو ہے فیئر ٹرائل وہ کیسے ہوگا، وہ کہتے ہیں اس کے لیے قانون بنانا پڑے گا. جب تک قانون نہیں بنتا اس وقت تک 62(1)(f جو ہے وہ سملر فوٹنگ، میں نے کل ذکر کیا تھا، الفاظ بولے ہیں، وہ سملر فوٹنگ ہوگی 62(1)(d)(e) اور G کی. یہ اس میں قرار دیا، یعنی کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا اسی طرح جس طرح D, E اور G پر نہیں ہوتا. اب عمل کیسے نہیں ہوگا؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے اپنے فیصلے میں، وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ صرف جو ووٹرز ہیں جو حق رائے دہی اپنا استعمال کرتے ہیں ان کو حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے یہ رہنما اصول فراہم کرتے کہ آپ کے نمائندے ایسے ہونے چاہیے، اس کردار کے حامل ہونے چاہیے. یہ والے جو آرٹیکلز ہیں، یعنی یہ جو میں نے کہا نا منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ، وہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جناب یہ سبجیکٹو ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے وہ کہہ بھی دیا جناب خواہشات کی ایک فہرست ہے، قابل عمل نہیں ہے. یہ ہر بندے کا نظریہ اپنا ہے. کچھ لوگ دعائے قنوت نہیں پڑھتے نماز وتر میں، کچھ ایسے یہاں علماء ہیں، بلکہ کچھ ایسے فرقے ہیں جو دعائے قنوت نہیں پڑھتے. اگر وہ کہے جناب دعائے قنوت سنا، وہ کہے جناب میں تو پڑھتے ہی نہیں ہوں نماز میں، وہ اس کو نہل قرار دے دے. وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا، اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے بھی ہر بندے کا اپنا ایک تصور ہے. وہ منصور علی شاہ صاحب نے ججمنٹ دی تھی کہ اہلیت کی ان شرائط کی بنیاد پہ جو 62 میں بیان کیے ہیں میں نے، یہ آپ نہل قرار نہیں دے سکتے. تو وہ 62 تو سارا ہی یہ والے جو نکات میں نے ذکر کیے ہیں آرٹیکل سب آرٹیکل، ان میں تو اب یہ قابل عمل رہ ہی نہیں گئے. یعنی یہ جو ماشاء اللہ کی نشانی تھی، جب تک قانون نہیں بن جاتا، اگر پارلیمنٹ نہیں قانون بناتی تو ایسے بس پڑا رہے گا، وہی جیسے بس لکھے ہوئے ہیں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، نمائشی آرٹیکلز کہہ لیں آپ. یہ انہوں نے اس فیصلے نے یہ کر دیا ہے، اور جو میں نے عرض بلکہ شاید کر دیا ہے کہ جو پاناما والا کیس تھا وہ اس فیصلے کی روشنی میں قابل اطلاق نہیں رہا، بلکہ جتنے بھی فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں 62(1)(f کے تحت نااہلی کے، تاحجات نااہلی تو الگ طرف نا، کہ تاحجات نااہلی تو ختم کر ہی دی انہوں نے،
وہ جو 5 رکنی بینچ کا ڈکلریشن تھا جو انہوں نے جو حکم جاری کر رکھا تھا کہ اس سے مراد تاجیات نہلی ہوگی، ثاقب نثار والا بینچ، عمر عطا بندیال نے ججمنٹ لکھی ہوئی تھی اور فیصل واڈا میں پھر اس کو الٹ بھی کر دیا تھا انہوں نے، جناب یہ تو ڈریکونین لا ہے. وہ تاجیات نہلی تو ایک طرف، اب ان آرٹیکلز کے تحت نہ اہلی بھی نہیں ہو سکتی، نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ، نہ لوور کورٹ، جب تک قانون نہیں بن جاتا. اور قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، جب دل کرے بنائے، جب دل کرے نہ بنائے. اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اور دوسرا جو میں نے عرض کیا تھا کہ برا دن ہے، برا دن اس لیے کہ جناب جو ان کے خلاف توشہ خانہ کیس ہے، جس میں یہ اربوں روپے کا مال جو ہے وہ لے کے تھوڑے تھوڑے پیسے لگا کے، اور وہ جناب اس پہ ان پہ فرد جرم عائد ہوگی، ایم اے بیوی دونوں پہ. اور اس میں 20 گواہان کی جو فہرست ہے وہ پیش کر دی گئی ہے. اور فرد جرم میں نے کہا نا بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. تو 11 جنوری کو جو عدالت ہے، احتساب عدالت جیل میں سماعت کر رہی ہے نا، تو انہوں نے 11 جنوری کو 12 گواہان، 20 گواہان کی فہرست میں سے 12 گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لی ہے. اگر اسی رفتار سے کام جاری رہا، اب یہ دوڑیں گے اسٹیج 2 لینے کے لیے، اگر اسی رفتار سے کام جاری رہا تو پھر تو یہ ہفتے 10 دن کی بات ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور اس میں جو انہوں نے کہا تھا نا کہ جناب وہ جو توشہ خانہ والے معاملات ہیں وہ تو میرا ملٹری سیکٹری دیکھتا تھا، وہ بریگیڈیئر صاحب، تو ان کو بلائیں نا. انہوں نے بلا لیا ان کو انہوں نے گواہوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، ان کے پی ایس کو شامل کر لیا ہے، ملٹری سیکٹری کو شامل کر دیا ہے، اور پھر ڈپٹی ملٹری سیکٹری کو شامل کر دیا ہے. اور وہ بی بی جو اس کی آڈیو نہیں آئی تھی بشرا بی بی کی، کسی بندے کو ڈانٹ رہی ہے کہ تصویریں کو بنا رہے ہو، اگر ملٹری سیکٹری ہم پہ اعتبار کرتا ہے ہمیں بھیج دیتا ہے تحائف جو ہے، تو اس کی تصویریں گھر کے اندر آنے والے تحائف کی تصویریں کو بنا رہے ہو، باہر جانے والے. پھر اس کو بندے کو بیچارے کو فارغ کر دیا تھا انہوں نے، کیئر ٹیکر ٹرائی کو افسر تھا. تو پھر اس میں ایک وہ جو بندہ ہے، ایک وعدہ معاف گواہ بھی ہے، وہ جس نے تخمینہ نہیں بنوایا تھا جعلی، وہ جو محمد بن سلمان سے تحائف ملے تھے نا، انہی کی مالیت جو ہے وہ 3 ارب سے زائد تھی. اور انہوں نے جعلی رسیدے سودے تخمینہ جعلی بنایا کہ جناب انہیں تھوڑی جی قیمت اور پھر یہ اونے پونے داموں لے گئے تھے. وہ جو بندہ ہے اس کو ملزم بنایا گیا تھا پہلے، اس کا نام ہے سہیب عباسی. اب وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے اور وہ بتا رہا ہے، جو ہمارے ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں جناب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے کر لاؤ، میرے کی قصور ہے، میرے دینا نے مالکہ نے کیا اور میں کر کے لے آیا. اور پھر جو دوسرا کیس ہے القادر ٹرسٹ، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ والا، 19 کروڑ پاؤنڈ والا جو آئے تھے، ملک ریاض وغیرہ بھی اس میں ملزم ہیں. تو اس میں جناب 17 تاریخ کو جو ہے وہ فرد جرم عائد ہوگی. اور اس میں کچھ لوگوں کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان کی جو اکاؤنٹس اور اثاثے ہیں وہ بھی مجمد کر دیے گئے ہیں احتساب عدالت کی طرف سے. ملک ریاض کا بیٹا علی ریاض، اور پھر وہ جو بڑا احتساب کا چیمپئن تھا شہزاد اکبر بگوڑا، اور زلفی بخاری، اور فرا گوگی، اور ایک کوئی وکیل ہیں ضیاء المصطفیٰ، میرے خیال اس طرح کوئی نام ہے، ضیاء المصطفیٰ نسیم. تو ان کے جو ہیں وہ اشتہاری قرار دے دیا، ان کی جائیدادیں کرک شرک ہو گئی ہیں. اور پھر جو دوسری بات ہے کہ 9 مئی والا جو مقدمات ہیں جن میں کل گرفتاری ڈالی گئی تھی ان کی، جی ایچ کیو پہ حملے والا جو کیس تھا، اس سمیت کچھ مختلف مقدمات ہیں، ان میں 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے ان کا منظور ہو گیا ہے. اور پھر توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس، 19 کروڑ پاؤنڈ والا جو کیس ہے، دونوں نیب ریفرنسز میں ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں. اور پھر ایک اور کیس جو الیکشن کمیشن نے ان کے پارٹی الیکشن جو ہیں ان کو کالعدم کر کے ان کا انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ دینے سے انکار کیا تھا، تو اس کے خلاف یہ پشاور ہائی کورٹ میں گئے. پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ان کے حق میں حکم ابتنائی جاری کر دیا. پھر جو الیکشن کمیشن ہے وہ دوبارہ گیا وہاں، اور وہاں جو ہے پھر وہ ان کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی اس پہ وہ حکم ابتنائی ختم کر دیا گیا. اور اب اس کی جو سماعت ہے وہ ڈویژن بینچ میں ہو رہی ہے. اور ڈویژن بینچ میں جو ان کا نقطہ ہے وہ کافی وزندار ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب پارٹی بین کر وہ انتخابی نشان دینے سے انکار کرنے سے پہلے ہمیں شوکات نوٹس نہیں دیا گیا. باقی ساری دلیلیں شلیلیں جو نا بس ایسی ہیں کہ جناب اس کو اختیار نہیں ہے، یہ وہ ایسی بات.
जो असल मैं समझता हूँ ना कि वज़नी दलील है वो ये है कि शोकॉज़ नोटिस नहीं दिया गया, सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और उसके जवाब में उनका जो जवाब है इलेक्शन कमीशन का वो भी बड़ा मुदल्लल है। वो कह रहे हैं जनाब पहले 3 शोकॉज़ नोटिस जारी हो गए थे। ये आखिरी शोकॉज़ नोटिस की कंटिन्यूटी है। ये इलेक्शन से ही करवाई नहीं इन्होंने। अब वहाँ भी ये मांगते रहे जनाब हुक्म इतना ही बहाल कर दें। उनका नहीं यार अभी तो फैसला नहीं कर सकते हम, अभी तो इतने बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी फाइलें हमने पढ़नी है डिवीज़न बेंच ने कहा। तो इसको कल देखेंगे। अब उसकी समाअत जो है आज 10 जनवरी को हो रही है और फिर इन्होंने जो वहाँ की थी पेशावर हाई कोर्ट का जो स्टे है हुकूमत तनाई बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी और हामिद खां पेश हुए थे उसमें ओपन कोर्ट में काजी साहब के बेंच नंबर 1 में। तो वो दरख्वास्त जो है वो भी जो उसकी भी वो है वो काज लिस्ट जारी होगी और चीफ जस्टिस वाला जो बेंच है, चीफ जस्टिस के साथ मोहम्मद अली मदर और मुसर्रत हलाली साहब हैं, उस बेंच में वो केस लग गया है और पेशावर में तो उन्होंने कहा जनाब हम सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है जिस तरीके से पक्का फैसला किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के साथ, शवाहद के साथ, मुझे लगता है कि इन्हें बल्ले का निशान जो है वो मिलना नहीं है। बहरहाल अगर इनके पास दलाइल हैं अपने हक में और ये अदालत को कायल कर लेते हैं तो फैसला कुछ भी आ सकता है। बहरहाल मेरा हंच है कि तांगा जो है ना कचहरियों खाली ही आना। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।